हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथ स्टडी आती में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्न। हाँ तो फ्रेंड्स, आप जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो आप देखने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपके सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से चलता हूँ और ये चैप्टर वाइज रहेगा और एनालिसिस मैं करने का प्रयास किया हूँ बहुत अच्छे ढंग से। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो कि प्रश्न दिया गया है कि अभिक्रिया CuO इतने में किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब जैसे ही देखेंगे इस अभिक्रिया को, मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स जो कि बता देता हूं, जो कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी काम आएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई तत्व सिंगल है और एक और तत्व है अलग तत्व है, अगर कोई तत्व जो है, अगर दो अलग अलग तत्व हैं और मिल करके आपस में एक तत्व बन चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर में A और B दोनों अलग अलग थे, जबकि रिजल्ट में A और B दोनों मिल चुका है। तो अगर इस प्रकार के मिली हुई अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो तत्व, जिसमें दो यौगिक आपस में मिल जाएंगे, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और अगर कभी ऐसा हो कि दोनों मिले हुए पहले से ही हों, आप देख सकते हैं इसमें पहले से ही मिले हुए हैं और बाद में क्या हो कि दोनों तत्व अलग अलग हो जाएं, दोनों अलग अलग हो जाएं, ये पहले से मिले हुए हों जबकि रिजल्ट में ये अलग अलग हो जाएं, तो ये टूटने वाली अभिक्रिया को, चूंकि ये अलग हुआ है यानी टूट गया है, टूटने वाली अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था मिला हुआ अभिक्रिया। मिलना मतलब होता है संयोग करना, यानी संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके बीच लिखने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे चीज़ों को कि अगर मान के चलिए कि ऐसा हो कि A और B यहाँ दो तत्व हैं, यानी एक यौगिक है जिसमें दो तत्व मिले हुए हैं, और एक और सिंगल है यानी दो गो एक साथ हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो गो एक साथ हैं और एक सिंगल है। अगर ऐसा है और अभिक्रिया बनाया हुआ है, अभिक्रिया मान के चलिए कि ऐसे बना हुआ रहेगा कि A अलग हो जाएगा और C और B मिला हुआ रहेगा। आपको उतना नहीं देखना है, बस ये देखना है, आपको बस ये देखना है कि अगर एक में डबल है और एक में सिंगल है, अगर किसी में सिंगल है, एक गो है, एकल है, तो आप इसको डायरेक्ट बोलिए कि ये एकल विस्थापन है। ये कौन सा विस्थापन हो जाएगा? तो ये आपका एकल विस्थापन हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मान के चलिए कि दो दो तत्व मिले हुए हैं पहले से, जैसे मान के चलिए कि A और B, इसमें भी दो तत्व हैं, इसके बाद C और D, यहाँ भी दो तत्व मिले हुए हैं, और अगर ये अभिक्रिया करके फिर से दो ही तत्व बनाते हैं इस तरीके से कि A अगर D से मिलता है तो बनेगा AD, और C अगर B से मिलेगा तो आपका बन जाएगा CB। आपको इतना नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इसमें भी दो तत्व हैं, इसमें भी दो तत्व हैं। अगर दो दो तत्व हैं तो आप सीधा इसको बोलिए कि इस तरीके की अभिक्रिया हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको उभय विस्थापन भी बोला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। आप सवाल नंबर 1 देखेंगे कि इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, Cu है प्लस O है, और यहाँ H अकेले हैं। इसमें CuO है और H अकेले है। हमने आपको बोला कि जैसे ही अकेले अगर कोई तत्व मिलता है तो आप सीधे बोलिए कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, जिसका कई नाम है। एकल विस्थापन को एकल विस्थापन भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, और केवल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे कि यहाँ CaCO3 मिला हुआ है, जबकि इधर CaO और CO2 अलग अलग टूट चुका है। इधर एक ही यौगिक है जो कि मिला हुआ था, और इधर दो अलग अलग यौगिक हैं जो कि टूट करके बना है, यानी इस अभिक्रिया में टूटने का काम हुआ है। और टूटने वाली अभिक्रिया के लिए वर्ड आता है वियोजन।
वियोजन का मतलब होता है टूटना या अपघटन का मतलब ही टूटना होता है, यानी ये इस अभिक्रिया का आंसर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक बात और हम आपको बताते चलते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर दिया हुआ CaCO3 कोष्ठ में एस लिखा हुआ है, इससे आपको अभिक्रिया में घबराने की जरूरत नहीं है। अभिक्रिया में इसका फिलहाल कोई काम नहीं है। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताने के लिए इसका कोई काम नहीं है, ये इसलिए दिया हुआ रहता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो यौगिक है ये ठोस है, यानी सॉलिड है, ये ठोस है। हालांकि आपको किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताने के लिए इसका कोई काम नहीं है। तो कोष्ठ में जो चीज़ लिखा हुआ उस पर ध्यान ना दें। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, जिसमें प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो जैसे ही आप ऑक्सीकारक की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी इस प्रकार से इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीकारक हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि Cu यानी यहाँ भी सिंगल है जो कि अलग है, यहाँ भी O2 है जो कि ये दोनों अलग अलग हैं, और आप आंसर देखेंगे यानी रिजल्ट में आप देखेंगे, उत्पाद में आप देखेंगे, प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ये मिल चुका है। आप देखिए अभिकारक की ओर कि ये देखिए इधर अलग अलग हैं और ये साइड मिल चुके हैं। मिले हुए अभिक्रिया को ये वर्ड आता है संयोजन। संयोजन शब्द का मतलब होता है मिलना, यानी इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और हालांकि अब देखेंगे इसमें संयोजन ऑप्शन में नहीं है, तो आपको एक और बात बता देते हैं कि अगर फरमाइश है ये मिलने के लिए संयोजन अभिक्रिया है, और अगर ऑक्सीजन मिले, अगर खास करके ऑक्सीजन का मेल हो तब इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी अगर ऑक्सीजन मिलेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन ही मिला हुआ है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया इतना में किसका अपचयन होता है, किसका अपचयन होता है। तो हम आपको बता दें कि ऑक्सीकरण और अवकरण दो अभिक्रिया था, जिसमें अपचयन एक हिंदी है, इसका अंग्रेजी होता है अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया को। अगर हम अवकरण की बात करें तो अवकरण होता है हाइड्रोजन को जुटने से, चूंकि हाइड्रोजन को जुटने से अवकरण होता है। इस प्रकार से अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है, तो अपचयन की बात अगर आएगा तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन यानी H2। अगर ऑक्सीकरण के बात आता तब बोलते ऑक्सीजन यानी O2, जबकि यहाँ अपचयन के बात आया है तो H2 ही बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। इसमें आप क्या देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर Fe अकेले हैं, CuSO4 इसमें डबल है। अब जैसे ही अकेले एक तत्व को देखें किसी अभिक्रिया में, एक तरफ अकेले तत्व को देखें तो आप सीधे कह दें कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है जी। अगले हम आपको बताए थे कि अगर एक तत्व अकेले हो, एक अकेले हो और एक साथ में हो, तो जैसे ही आप अकेले देखें आप सीधे बोलें कि ये विस्थापन प्रतिस्थापन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना यानी ऑक्सीजन का घटना, बढ़ना नहीं घटना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। तो देखिए पीली नहीं होती है,
नीली भी नहीं होती है, ये चमकीली होती है छुरछुरी की तरह। आप देखे होंगे कि छुरछुरी जब जलता है तो चमकता है, इस प्रकार से मैग्नीशियम फीता भी उसी प्रकार से जलता है, चमकीला और उजला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 जिसमें दिया हुआ है, आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, दो मूलक हैं, एक तो सोडियम है और एक सल्फेट है, यानी इसमें दो भी हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी दो हैं, और जैसे ही आपको दो दो तत्वों का संयोग हो, दो दो तत्व दोनों तरफ दिखे, तो मैंने आपको बोला था कि आप सीधे बोलिए कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी उभय विस्थापन भी इसको बोलते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर ए, नहीं संयोजन तो नहीं होगा। अगर हम संयोजन की बात करें तो संयोजन में क्या होता है कि दो अलग अलग तत्व होते हैं और बाद में ये मिल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ रहता तब इसको संयोजन बोलते हैं। हालांकि इसमें देखेंगे ये संयोजन नहीं है। वियोजन क्या रहता है, वियोजन की बात अगर हम लोग करते हैं तो वियोजन में क्या होता है कि दो तत्व मिले हुए साथ में रहते हैं और ये बाद में अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन, जबकि इसमें वियोजन भी। इसी का ऑप्शन सी में आप देखेंगे दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए उपचयन कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, और ऑक्सीकरण बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा हो या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा हो, यानी घटाव हो रहा हो। प्रश्न इसमें पूछा गया है इसमें कि ऑक्सीजन का जोग, हाँ ये भी सही है, हाइड्रोजन का वियोग, हाँ ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही है, यानी इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जिसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देखेंगे कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा निकलने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में कि निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक किसको बोला जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अवकारक किसको बोलते हैं। इसमें सबसे मजबूत अवकारक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा, देखिए अवकारक बोलते हैं जिससे हाइड्रोजन निकल जाए, तो हाइड्रोजन उसी में से निकलेगा जिसमें हाइड्रोजन रहेगा। तो हाइड्रोजन निकलने की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोजन इसमें केवल H2S में से निकलेगा। इस प्रकार निम्न में से अगर अवकारक पूछा जाएगा तो H2S हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है। हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो जो तत्व या पदार्थ अभिक्रिया करता है वो लगभग खराब ही हो जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ तांबा अभिक्रिया करता है जिसमें जंग लग सकता है, जिंक ये भी अभिक्रिया करता ही है, पोटेशियम ये भी अभिक्रिया करता है। आपसे पूछा गया है कि कौन अभिक्रिया नहीं करता है, तो आप देखेंगे इसमें से गोल्ड जो है यानी सोना ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोना जल्दी खराब नहीं होता है, और जल्दी खराब नहीं होने के कारण ही सोना काफ़ी महंगा बिकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें सवाल ये पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के मतलब हुआ कि बिना प्रकाश दिए हुए। आपको हम बता दें कि मोमबत्ती भी जलता है तो प्रकाश थोड़ा सा ही सही लेकिन निकलता जरूर है। किरोसिन तेल से भी पहले जलाया जाता था, ढिबरी लालटेन को, उससे भी प्रकाश निकलता था। मीथेन गैस जलता है, जो भी प्रकाश निकलता है, जिसमें फिलामेंट वगैरह लगा करके जलाया जाता है। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला जलता तो है, ऊष्मा देता है। जब खाना बनता होगा तो आप देखे होंगे कि कोयला जब जलता है तो ऊष्मा देता तो है, लेकिन इससे किसी प्रकार का प्रकाश नहीं निकलता है। यानी सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका हो जाएगा आंसर कोयला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 16, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया H2S + Cl2 एरो 2HCl + सल्फर में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। अगर आपको ऑक्सीकारक की बात की जाती है, यानी देखिए ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में से हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है। हाइड्रोजन का निकलना, घटना यानी ह्रास होना, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकारक किस पदार्थ को बोलते हैं ये ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। आपसे पूछा गया कि ऑक्सीकारक कौन है,
तो जो निकले हुए हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करता है यानी ग्रहण करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। तो इस सवाल में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Cl, क्योंकि ये Cl ही जो है इस निकले हुए हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर चुका है, यानी इसका आंसर हो जाएगा Cl2। इसका आंसर हो जाएगा आपका Cl2। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 17 में, जिसमें सवाल आपसे यह पूछा गया है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस प्रमुख अवयव है किसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन, यानी 17 का आंसर हो जाएगा सी। 17 का आंसर हो जाएगा इसमें सी यानी ब्यूटेन। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ फोटोग्राफी की जो बात आती है वो आती है कि जब फोटोग्राफी फिल्म का यूज होता था, यानी फोटोग्राफी कैमरा का वो लेयर जिस पे फोटो बनता है वो काम करता है ठीक आँख के रेटिना के जैसा, और उसमें जिस पदार्थ का यूज होता है वो पदार्थ है सोडियम ब्रोमाइड, ये AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड के जगह पे अगर सिल्वर क्लोराइड भी रहता तो भी चलता, ये पदार्थ भी यूज हो जाता है। अगर मान के चलिए कि AgCl भी रहता तभी इसका आंसर होता। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड AgBr, ये आपको याद करने की जरूरत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। जैसे ही आप जल का सूत्र लिखेंगे आपको इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आप लिखिए जल का सूत्र, जैसे H2O लिखेंगे, इसमें हाइड्रोजन का अनुमोल 2 है जबकि ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2:1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20। इसमें सवाल कहा गया है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो आइए हम आपको सभी प्रतीकों को बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ शुरू में दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ डी में दिया हुआ गैस, जी का मतलब होता है गैस, यहाँ गैस अगर पूछता तब जी कहते। और यहाँ दिया हुआ है एल, अभी में जो देख रहे हैं ये एल लिखा हुआ है, यानी एल मतलब लिक्विड यानी द्रव। अगर द्रव को दर्शाना होता तो एल से दर्शाते, अगर कहीं पर ठोस को दर्शाना होता तो एस यानी सॉलिड यानी ठोस को दर्शाते। जबकि आपसे पूछा गया है कि जलीय विलयन, तो जलीय विलयन के लिए जो ऑप्शन आता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी AQ। तो जलीय विलयन को AQ द्वारा दर्शाया जाता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको AQ लिखा हुआ मिले तो आप समझिए कि वो जलीय विलयन है। जैसे आइए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए आप, इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि प्रश्न में यहाँ एक यौगिक लिखा हुआ है, इसके बगल में AQ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सोडियम सल्फेट जो यौगिक है ये जलीय द्रव है, जलीय विलयन है, इसलिए तो बगल में AQ लिखा हुआ है। यहाँ भी AQ लिखा हुआ है यानी ये भी जलीय विलयन है। और यहाँ BaSO4 यानी ठोस है, यहाँ पर ये ठोस है इसीलिए तो सॉलिड लिखा हुआ है। मे बी आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। और तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकालना, ऊष्मा निकलना चाहिए। अगर ऊष्मा निकलेगा, अगर ऊष्मा माइनस होगा तब हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी, और अगर ऊष्मा प्लस होगा यानी ऊष्मा दिया जाएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। अगर हम लोग इसके ऑप्शन पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि जल का वाष्प यानी जल का भाप निकलना। जल का भाप तब निकलता है जब हम लोग जल को गर्म करते हैं, और जल को गर्म तब होता है जब उसमें ऊष्मा देते हैं, यानी ऊष्मा देना होता है, उसमें ऊष्मा निकलता नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलता तो नहीं है। अगर हम लोग बात करें बी का कि अम्ल को जल में तन्नु करना, तो हाँ, अगर अम्ल को जल में तन्नु करेंगे तब इसमें से ऊष्मा का निकलता है।
अगर मान के चलिए कि ये आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो आइए हम लोग चलते हैं सी की ओर। कहता है उष्मा का नौसादर का उधर्पातन। तो नौसादर या कपूर जो कि जलता है तो उसमें उष्मा देना पड़ता है। उधर्पातन, इसमें जलाने के बाद उधर्पातन होता है, यानी उसमें उष्मा देना होता है। और जिसमें उष्मा देना होता है उसमें उसे उष्मा शोषी बोलते हैं। यहाँ आपसे उष्मा क्षेपी पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी उष्मा देना होता है, ये भी नहीं होगा, इसमें से उष्मा निकलता है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। सवाल नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस ताप को बोलते हैं ज्वलन ताप। और सभी पदार्थों का जो ज्वलन ताप है अलग अलग होता है। जैसे कागज और लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो कागज आसानी से जल जाता है जबकि लकड़ी आसानी से नहीं जलता है। यहाँ पर यह कहा जाएगा कि कागज का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है और लकड़ी का ज्वलन ताप काफ़ी अधिक होता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है। अगला हम लोग चलेंगे 23 नंबर सवाल में, जो कि कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को ना संकेत द्वारा तो नहीं व्यक्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जैसे ही आप संकेत ये सब लिखेंगे, ये सब लिखना पसंद करेंगे तो ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है ये। अणुसूत्र नहीं, अणुसूत्र से भी नहीं होता है और सरल सूत्र से भी नहीं होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है। देखिए संतुलित समीकरण किसको बोलते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दाएं ओर और बाएं ओर के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दाएं ओर और बाएं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसको संतुलित बोलते हैं, और अगर नहीं बराबर है तब उसको असंतुलित बोलते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। अगर असंतुलित पूछा गया यानी बराबर नहीं वाला पूछा गया है तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बारी बारी से ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और यहाँ देखेंगे कि इस साइड भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 हैं, यानी बराबर हैं, यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चलते हैं 24 के बी की ओर, जबकि इसका आंसर आप देखेंगे, पहले गिन करके देखिए कि इधर Pb 1 है जबकि यहाँ Pb 1 है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर 1 ही है, यानी नाइट्रोजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की भी बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है इधर इस साइड में ऑक्सीजन कितना है ये काउंट कर लीजिए तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूनी के 6 गो, जबकि ये साइड ऑक्सीजन काउंट कीजिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, प्लस में है, बीच में प्लस दिया हुआ है तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 1 यहाँ है, यानी ऑक्सीजन इधर 5 है जबकि इधर 6 है, यानी इसमें ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है और नाइट्रोजन भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। दहन बोलते हैं जो अचानक से जल जाए। आप देखेंगे कि उबलता हुआ जल, जब जल उबलता है यानी खौलता है तो ये अचानक से नहीं खौलने लगता है बल्कि धीरे धीरे गर्म होता है। मोम का पिघलना, टोटल पूरा मोम एक बार में थोड़ी पिघल जाता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन जैसे ही आप पेट्रोल को जलाएंगे तो पेट्रोल अचानक से जल जाता है, यानी इसको बोलेंगे कि ये दहन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो प्रश्न हो जाएगा आपका शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए शरीर में भोजन का पचने का मतलब हुआ कि पाचन होना, तो शरीर में भोजन का पचना यानी पाचन अभिक्रिया कहिए या श्वसन प्रक्रिया कहिए, कोई भी प्रक्रिया इसमें ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीजन के द्वारा होने यानी ऑक्सीजन का जुट जाना, और ऑक्सीजन का जुटना बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। इस प्रकार से इसका हो जाएगा आंसर बी। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आइए इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ Cl अकेले हैं और यहाँ K और I 2 गो हैं। यह इधर क्या बना उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इधर देखिए चूँकि यहाँ Cl आपको अकेले दिख रहा होगा, जैसे ही आपको अकेले दिखे
और आप कहिए कि ये एकल विस्थापन है यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे हम लोग अगर बारी बारी से ऑप्शन की ओर, तो संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा, क्योंकि संयोजन में दो अलग अलग तत्व मिल करके या पदार्थ मिल करके एक नए बनाते हैं, एक मिल जाते हैं। ये दो को मिल करके एक हो जाते हैं। तो यहाँ दो है तो, लेकिन इधर मिल करके एक नहीं हुआ है, यानी ये संयोजन तो नहीं होगा। आगे देखिए द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब दो दो गो होना चाहिए विस्थापन के लिए, तो इसमें तो एक ही गो है, द्विविस्थापन भी नहीं होगा। आइए इसको चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है भैया कि कोई एगो सिंगल होना चाहिए, कोई दो गो के बीच में तीसरा एंट्री मार जाना चाहिए, और ये अकेले होना चाहिए, और ये अकेले है भी, इसके बीच में एंट्री मार भी रहा है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या है 28, और इसमें प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्न में कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो आइए हम लोग बराबर खोजने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इधर एफ ही सिंगल डिजिट में है, इधर भी एफ ही सिंगल डिजिट में है, मामला ठीक है। क्लोरीन के बारे में पता कीजिए, इधर Cl 2 गो है जबकि इधर Cl 3 गो है, यहीं पे मामला गड़बड़ है, और जैसे ही आपको मामला गड़बड़ दिखे वो संतुलित तो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं ऑप्शन बी को। बी में आप देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ पर सिंगल है जबकि यहाँ 2 गो है, यानी नाइट्रोजन बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो वो संतुलित तो नहीं होगा, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आइए चलते हैं ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी में कहा गया है कि इधर एफ ही सिंगल है, इधर एफ ही 2 गो है, यहाँ भी मामला गड़बड़ है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और जब आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो डी तो कोई रोक ही नहीं सकता है, आपका डी आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ भी गड़बड़ है, यानी के भी सिंगल है और यहाँ के सिंगल है, बी आर यहाँ सिंगल है जबकि बी आर यहाँ 2 है, यानी डी भी इसका आंसर नहीं होगा। माफ़ी चाहेंगे, इसको पीछे की ओर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर होगा, फिर से चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं, बी पे मुझे डाउट है, बी को ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन एक यहाँ है और एक यहाँ भी है, माफ़ी चाहेंगे ध्यान से देख नहीं पाए हम। नाइट्रोजन इसमें 2 है, और इस साइड की अगर बात करें तो नाइट्रोजन इधर भी 2 है, यानी नाइट्रोजन बराबर है। आइए गिनते हैं हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन गिनेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, यानी हाइड्रोजन भी बराबर है। आइए गिनते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यानी इस तरीके से इसमें सारे तत्वों के परमाणु बराबर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। माफ़ी चाहेंगे, शुरू में हम सही से गिन नहीं पाए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका प्रश्न नंबर है 29। 29 में क्या कहा गया है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि बीच में ये एस लिखा हुआ है और ये एक्यू लिखा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एस ये बता रहा है कि ये यौगिक ठोस है, एक्यू ये बता रहा है कि ये जो यौगिक है जलीय विलयन है। आइए प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया में कि यहाँ पूछा गया है कि विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व होना चाहिए कहीं पर, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो विस्थापन तो भैया नहीं होगा। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन में क्या है कि 2 एक साथ तत्व मिले रहते हैं जबकि टूट करके ये अलग अलग हो जाते हैं। केवल 2 ही रहना चाहिए और टूट के अलग अलग होना चाहिए, जबकि इसमें 2 गो जुटा हुआ है, इसमें भी ये, यानी इसमें अपघटन भी नहीं होगा। और जब अपघटन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, तो आइए देखते हैं द्विविस्थापन में। हाँ, यहाँ भी 2 गो तत्व मिल करके यौगिक बना हुआ है, यहाँ भी 2 मिल करके यौगिक बने हुए हैं, यहाँ NH भी N भी है, HCl भी है, यहाँ OH है और Al, यानी 2 कम से कम एक से अधिक तत्व मिल करके 2 मूलक मिल करके मतलब यौगिक बनाए हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अगले की ओर चलेंगे हम लोग, जिसमें सवाल नंबर 30 में ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखेंगे आप कि 2 अलग अलग तत्व हैं जबकि इधर मिल करके एक हो गया,
और दो अलग अलग तत्व रहेगा और अगर मिल करके एक हो जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे कि ये मिल चुका है, यानी इसके बीच संयोजन हुआ है, यानी ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। और आपसे पूछा गया है उभय विस्थापन, यानी ये तो नहीं होगा। आइए चेक करते हैं डी को। डी में क्या है, इसमें दो हैं जबकि ये सिंगल है। अगर ये भी दो होता तब ये कहते हैं कि उभय विस्थापन है, लेकिन ये अकेले है, यानी ये हो जाएगा केवल विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन सी को। सी में देखेंगे कि इधर दोनों अलग अलग है, मिल के साथ हो गया, यानी ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर डी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा। इसमें देखेंगे बी में कि यहाँ भी दो मूलक हैं, यहाँ भी दो तरीके के मूलक हैं, और जब दो दो मूलक आपस में मिले हुए हों, दो दो हों, तब इसको बोलेंगे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन, जो कि आपसे पूछा गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है आपका 31 में कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो भी प्रश्न होगा, आइए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बोलता है बेरियम क्लोराइड, तो देखिए बेरियम क्लोराइड आप लिखेंगे तो बन जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और मिलाना है किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 को। जैसे ही इसको मिलाएंगे बच्चों तो ये बनेगा आपका, ये जो है आपका बन जाएगा यानी BaSO4 और HCl, BaSO4 बनेगा, BaSO4 बनेगा, Ba जो है SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, BaSO4 बनेगा H2Cl के साथ, तो HCl बनेगा। आइए अब इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जैसे ही हम लोग इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन रहे आपका दिया हुआ, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया तो नहीं होगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल और एक भस्म अभिक्रिया करता है, तो यहाँ अम्ल और भस्म की अभिक्रिया नहीं हुई है। संश्लेषण बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया को, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं होगा। हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, इसका आंसर अवक्षेपण होगा, क्योंकि अपघाटन भी नहीं होगा। अपघाटन का मतलब होता है टूटना, जब दो गो यौगिक मिला हुआ है और टूट के अलग अलग हो गया, ऐसा भी इसमें नहीं हुआ था। बचता है अवक्षेपण, यानी इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 में पूछता है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को या तैलीय पदार्थ को या तेल से बने हुए पदार्थ को अगर आपको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है, अच्छा रखना है, तो इसमें आपको प्रयोग करना चाहिए नाइट्रोजन गैस को। जैसे आप कुरकुरे वगैरह खाते हैं जो कि काफ़ी दिनों से पैक होता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही डाला जाता है, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, खराब जल्दी नहीं होता है। तो तेलीय पदार्थ हो या कोई भी खाने वाला पदार्थ हो जिसमें नाइट्रोजन गैस अगर मिला हुआ रहेगा तो वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न में चलते हैं 33 नंबर प्रश्न में। आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को, और ये 33वां मिनट भी चल रहा है वीडियो का। 33वां मिनट में 33 नंबर प्रश्न आया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, जो कि दोनों अलग अलग हैं और मिल करके यहाँ पर एक साथ हो गए हैं। अगर दो अलग अलग हैं मिल करके एक साथ हो चुके हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया कहलाएगा ये आपका कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। एक और कहा गया है कि इसमें बाद में ऊष्मा भी बना है, यानी ऊष्मा निकला है प्रोडक्ट में, और ऊष्मा निकला है तो ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा संयोजन प्लस ऊष्माक्षेपी, यानी संयोजन और ऊष्माक्षेपी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34। हाँ तो बच्चों, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में बताइए, फिलहाल हम बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसमें कुछ और नहीं मिलाया गया है बल्कि इसको डायरेक्ट गर्म किया गया।
गर्म करने पर बना कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बन चुका है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। आपको उतना से मतलब नहीं है, आप बस इतना देखिए, ए साइड मिला हुआ था, ए साइड टूट गया मतलब वियोजन अभिक्रिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियोजन, जिसको आप घटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 35 में, जिसमें प्रश्न में ये कहा गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा निकलता है उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें से ऊष्मा निकलेगा उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 में। 36 में प्रश्न इसमें दिया गया है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाता है। अगर दोनों तरफ की संख्या समान है तो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 37 में, जिसमें प्रश्न ये कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहेंगे इस अभिक्रिया को। तो इस अभिक्रिया को हम लोग पहले बना करके देखते हैं कि क्या बनेगा, ये बनने के बाद क्या कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस इसमें आपको मिलाया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप देख रहे हैं कि OH है और OH बताता है कि ये भस्म है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H है, ये बताता है कि ये अम्ल है। और अगर भस्म और अम्ल अभिक्रिया करते हैं, यानी भस्म और अम्ल अगर अभिक्रिया करते हैं तो और लवण और जल बनाते हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया को डायरेक्ट याद करना है आपको कि बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगले प्रश्न में हम आप लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न में, जिसमें यह पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न भले ही बड़ा हो, आपको हम इसमें बताते हैं कि देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें पूछा गया आपसे कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया, प्लस इसमें मिलाना क्या है आपको, तो इसमें आपको मिलाना है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। जैसे ही इसको आप अभिक्रिया कराएंगे तो ये AgCl के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा AgCl प्लस NaNO3 के साथ तो बनाएगा NaNO3। यानी आप कुछ नहीं आपको समझ में आता है इसमें, तो आप इतना तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें AgNO3 में आप देखिए 2 मूलक मिले हुए हैं, यहाँ भी देखिए 2 मूलक मिले हुए हैं। अगर 2 मूलक हैं यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, जबकि ऑप्शन में देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ अब ऑप्शन बाई चलेंगे, पहला कहता है ऑप्शन में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आम्ल और भस्म का अभिक्रिया होना चाहिए, जबकि यहाँ आम्ल और भस्म का अभिक्रिया नहीं हुआ है। अपघटन अभिक्रिया में 2 मिले हुए यौगिक रहते हैं, जबकि ये अलग अलग हो जाते हैं। कोई ऐसा हुआ है ना, इसमें मिला हुआ टूटा तो नहीं है। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा निकला था ना, ऊष्मा भी तो नहीं निकला है, यानी ऑप्शन बचता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इस तरीके से कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको प्रश्न को और ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़ करके और कुछ कुछ ऑप्शन को काट करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 यानी 39। इसमें पूछा गया है कि अभिक्रिया फलाना में अभिक्रिया इतने में क्या हुआ। तो आप देखिए यहाँ डबल है, ठीक, यहाँ सिंगल है, विस्थापन यहाँ हुआ है इन दोनों में, और एकल विस्थापन हुआ है। चूंकि एक है सी यहाँ पर एक है तो एकल विस्थापन हुआ होगा, एकल विस्थापन तो ऑप्शन में ही नहीं है। आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, चूंकि अभिक्रिया पूछा भी नहीं है। वैसे अगर हम बाई ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि PbO का ऑक्सीकृत हुआ है। पहली बात कि इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, Pb के साथ यहाँ ऑक्सीजन है जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन भागने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ ऑक्सीकृत तो नहीं होगा, ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, अवकरण हुआ है। अवकरण तो हुआ है लेकिन कार्बन का थोड़ी अवकरण हुआ है, PbO का अवकरण हुआ है। हाँ PB, ये बात सही है,
क्योंकि ऑक्सीजन भागा है तो PbO में से भागा है, यानी PbO का अवकरण हुआ है, ये बात सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है भैया? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहीं पे, इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 में, जिसमें आपसे प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है कि उसमें से ऊष्मा निकालता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में है कि ऊष्मा, इसमें जूल जो है, जूल ऊष्मा का नहीं बल्कि कार्य का है। जूल जो है कार्य का इकाई है। इसका मतलब हमको कार्य से थोड़ी मतलब, हमको तो ऊष्मा से मतलब है। और ऊष्मा जो है, ऊष्मा कैलोरी में निकलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना कैलोरी निकला हुआ है, यानी यहाँ पर ऊष्मा निकला है, और जिसमें से ऊष्मा निकला है उसी को तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 42 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटने वाली अभिक्रिया, और आपसे पूछा गया है कि टूटने वाली अभिक्रिया नहीं है। तो बच्चों इसमें सभी प्रश्न को आप देखे होंगे, तो प्रश्न का एनालिटिक्स जो किया गया है, एनालिसिस किया गया है आपका, वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। अगर एक प्रश्न में ध्यान से अगर समझ में मान के चलिए कि नहीं आया, तो बार बार प्रश्नों को 2-3 बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि कौन सा अपघटन नहीं है, यानी टूटा हुआ नहीं है। आप देखेंगे पहले प्रश्न में, पहले ऑप्शन में कि इसमें टूटा हुआ तो है, ये इधर साथे है, इधर अलगे हो गया, मतलब ये टूटा हुआ तो है, ये आंसर नहीं होगा। इधर ये भी साथे है, ये भी इधर टूट चुका है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये इधर देखिए, टूटा हुआ है, मिल गया, यानी ये टूटा हुआ नहीं है। और आपसे पूछा भी यही गया है कि कौन टूटा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? पूछा गया कि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया में मेरे दोस्त आपसे हो जाएगा सिर्फ ऑक्सीकरण, ना जी ना। रिडॉक्स में सिर्फ ऑक्सीकरण तो नहीं होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होते हैं, बात सही है। रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 44, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, यानी गलत है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन गलत है। कहा गया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ यानी ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये बात तो सही है, लेकिन हमको खोजना गलत है। बी की ओर हम लोग चलते हैं। बी में यह पूछा गया है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अपकरण कहलाता है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन हमको गलत खोजना है मेरे दोस्त। सी की ओर हम लोग चलते हैं। सी में देखते हैं क्या है। सी में आपसे प्रश्न पूछा गया है, सी में ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, ना जी ना। ऑक्सीकारक पदार्थ, ये अभिक्रिया भले ही ऑक्सीकरण का होता है, लेकिन ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, बल्कि अवकृत होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें यह पूछा गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड जो है, आइए हम इसका बनाते हैं अभिक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, अगर जैसे ही इस पर विद्युत दिया जाएगा, विद्युत अपघटन कराया जाएगा, तो सोडियम जो है आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको 45 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि सोडियम जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। लेकिन जब ये अलग हो गया है तो माइनस वाला को हम आपको बताते हैं कि माइनस वाला को बोला जाता है एनोड, यानी क्लोरीन जो अलग होगा वो एनोड पर हो जाएगा, और प्लस वाला को बोलते हैं कैथोड, यानी पोटेशियम जो अलग होगा वो कैथोड पर चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा, यानी पोटेशियम कैथोड पर चला जाएगा, जबकि क्लोरीन एनोड पर जाना चाहिए। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, ना जी सोडियम कैथोड पर होता है। सोडियम का ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन वाला तो कोई बात ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहता है, ना जी अपरिवर्तित कैसे है, बदलना कैसे रहा है, बदल तो रहा है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाँ जी
क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होता है तब क्या होता है। देखिए, कली चूना बोलते हैं कलई चूना को। मैंने अभी आपको बताया कि कली चूना बोलते हैं कलई करने वाली चूना को। कलई का मतलब होता है पेंट करना, यानी वैसी चूना जिससे दीवार वगैरह पेंट किया जाता है। आप लोग दिवाली वगैरह में या किसी खास पर्व में अपने घर को पेंट किए होंगे, तो पेंट अगर चूना से किए होंगे तो चूना लाए होंगे मार्केट से, और जैसे ही चूना को पानी में डाला जाता है तो वो चूना पानी के साथ रिएक्ट करके ऊष्मा निकालता है। आप देखे होंगे वो खौलने लगता है, यानी उसमें से ऊष्मा उत्सर्जन होता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, कहता है कि पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, माने ऊष्मा दिया जाता है। ना जी, उसमें देते थोड़ी है, उसमें गर्म थोड़ी करते हैं। ऊष्मा का ना तो अवशोषण ना ही उत्सर्जन, ना कैसे उसमें निकलता है कि कली चूना का अपघटन होता है। ना जी, ऐसा थोड़ी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें से कौन है। द्विविस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है भेजा जाना, और द्विविस्थापन का मतलब दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से भेजने के लिए दो दो होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दो गो हैं, एक पोटेशियम है, एक ब्रोमीन है। यहाँ पर क्लोरीन अकेले है, और जब अकेले है तो ये द्विविस्थापन तो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए लोहा अकेले है, और जो अकेले है वो द्विविस्थापन तो करेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी को ढूंढिए। यहाँ पर भी दो मूलक हैं, एक कॉपर है, एक सल्फेट है। यहाँ पर भी देखिए एक H2 है, एक एस है, यानी यहाँ पर भी दो है। इसका मतलब हुआ कि चूंकि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर भी दो गो है, यहाँ पर भी दो गो है, यानी ये दो दो आयनों का आदान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न संख्या 48 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, और इस अभिक्रिया में तो पहले के ऑप्शन आप देखेंगे कि यहाँ पर इधर साथे हैं और ये टूट अलग हो चुका है, और ये अलग तभी हुआ होगा जब ये टूटा होगा। तो मान के चलिए कि इसमें ए बी साथ में है और ये टूट करके ए और बी अलग अलग हो चुका है। तो अलग ये तब हुआ होगा जब ये टूटा होगा, यानी इसमें टूटने का काम हुआ है, अपघटन का काम हुआ है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 49 में आइए देखते हैं 49 में क्या है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में पूछा गया कि निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो इसका जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाए, और ऑक्सीडेशन नंबर खासकर सामान्यतः उस पदार्थ का अक्सर बदलता है जो पदार्थ अलगे है, अकेले हैं, यानी जो तत्व ही अकेले हो। जैसा हाइड्रोजन अकेले है, क्लोरीन अकेले है। हालांकि अभिक्रिया की बात करता तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है, लेकिन ये पूछा गया खासकर रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन का मतलब होता है भेजना, और विस्थापन में कोई अकेले होना चाहिए। आप देखेंगे कि इधर दो अलग अलग यौगिक है और इधर मिल करके एक हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। इधर ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी में क्या हुआ है, तो बी को आप देखेंगे कि अकेले हैं और ये डबल हैं, और इधर अभिक्रिया करके अलग अलग बना हुआ भी है। और जैसे ही आप अकेले किसी को देखें तो आप कहें कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है, यानी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं 51 नंबर में। पहला कुछ चेक करते हैं। ये दिया हुआ है कॉपर इधर दो गो है, कॉपर यहाँ भी दो गो, यानी कॉपर बराबर है। कॉपर के बाद आइए हम लोग चेक करते हैं नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन यहाँ पर कै गो है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 4 हैं, 2 इधर से और 2 इधर से। नाइट्रोजन इसमें 4 है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पर जो है 3 दूना के 6 नाइट्रोजन है। इधर नाइट्रोजन 4 हैं,
जबकि इधर नाइट्रोजन 6 है, यानी नाइट्रोजन बराबर नहीं है और हमको संतुलित नहीं चेक करना है, यानी ये संतुलित नहीं है। इस प्रकार से 51 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो है अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बच्चों जैसे ही आपको क्लास में पढ़ाए होंगे तो आपको हम बताए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधार पर अर्थात द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर काम करता है कि द्रव्यमान इसका न तो घटना चाहिए और न ही बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं प्रश्न 53 की ओर। और प्रश्न संख्या 53 के साथ इस चैप्टर का आपका सारा कुछ प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में क्या होता है। तो बच्चों लोहा का बुरादा पर आइए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं कि क्या होता है। लोहे के बुरादा पर देखिए लोहा के लिए फॉर्मूला आता है Fe, ठीक है जी, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है यानी HCl डालना है। जैसे ही इसको हम लोग मिलाएंगे तो बन जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग होगा। देखिए एक तो है कि फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस बनता है, बात सही है। फेरस क्लोराइड भी बनता है, ये भी बात सही है, दोनों बनते हैं। इस प्रकार से 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों अगर ये चैप्टर आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आप दिल भेजें और दोस्तों के साथ दोस्तों के बीच शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए।